एक हैं तो सेफ हैं, बटेंगे तो कटेंगे। क्या इस नारे का मकसद सिर्फ हिंदुओं को एक करना है, या हिंदुओं के वोट बैंक को एक कर उसे अपने पक्ष में करना है? क्या इस नारे ने हिंदुओं में जागृति पैदा कर दी है? इसका जवाब आप खुद ही समझ लीजिएगा। लेकिन इस नारे ने चुनाव के परिणाम को प्रभावित जरूर किया है। इस नारे ने सिर्फ चुनाव परिणाम को ही नहीं पलटा है, बल्कि इस नारे ने भारत की राजनीति में एक नया अध्याय जोड़ दिया है। और वो अध्याय ये है कि जो हिंदुत्व की राजनीति करेगा, जो हिंदुओं की बात करेगा, वही सत्ता पे बैठेगा। और बीजेपी के विरोधियों को इस नारे का काट नहीं मिल रहा है। तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले आज व्याकुल हो गए हैं कि एन केन प्रकारेण कैसे भी सत्ता हासिल की जाए, क्योंकि संविधान, जातीय जनगणना, मुस्लिम तुष्टीकरण, घुसपैठिया तुष्टीकरण और भारत के दुश्मनों से सत्ता परिवर्तन का समर्थन मांगने जैसे हथकंडे को जनता ने सिरे से नकार दिया है, खारिज कर दिया है। जय हिंद, वंदे मातरम। एक्सपोज टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं मुनेश श्रीवास्तव। आज हम बात कर रहे हैं विधानसभा चुनाव की, महाराष्ट्र, झारखंड और उत्तर प्रदेश। इसके साथ ही कई राज्यों में और भी उपचुनाव हुए हैं जिनके परिणाम आ चुके हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद से बीजेपी लगातार लोगों को, जनता को चौंकाती चली आ रही है। हालांकि बीजेपी ने लोकसभा में ऐसा प्रदर्शन किया था जिसके बाद लोग, जाहिर था कि वो चौंक जाएंगे, क्योंकि भाजपा को ही नहीं, भाजपा के साथ साथ जनता को भी 400 पार वाले नारे की उम्मीद थी। और इसी परिणाम ने बीजेपी को आत्ममंथन करने पर मजबूर किया। आत्ममंथन के बाद परिणाम ये आया है कि जो लगातार विधानसभा चुनाव हो रहे हैं उसमें बीजेपी उम्दा प्रदर्शन करती चली जा रही है। तो वहीं जनता ने भी लोकसभा चुनाव में बीजेपी को जो सजा दी थी, उसके उलट विधानसभा चुनाव में पहले हरियाणा और फिर अब महाराष्ट्र में अपना भरपूर समर्थन दिया है और विश्वास जताया है। बीजेपी ने जिस तरह से महाराष्ट्र में एक तरफा बम्पर जीत अर्जित की है, उसे काया पलट की संज्ञा दिया जाना चाहिए। लेकिन दुख होता है ईवीएम का, जो एक बार फिर से खुद के साथ हुए छेड़छाड़ के आरोप को खुद ही झेल रही है। इस ईवीएम पे तो अब तरस आने लगा है कि कांड तो जो है वो जनता करती है और आरोप इस बेचारी मशीन पर लगता है। और ये आरोप लगना तय था। जैसे ही महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव और यूपी के उपचुनाव के नतीजे जैसे ही सामने आए, विरोधियों ने टीवी मीडिया चैनल्स पे आके ईवीएम को निशाना बनाना शुरू कर दिया। लेकिन झारखंड के नतीजों पे ईवीएम को लेकर ईवीएम को बरी कर दिया। ईवीएम पे उन्होंने सवाल नहीं उठाए, क्योंकि वहां पर बीजेपी हार गई। जब विरोधियों को कुछ नहीं मिलता है तो उन्हें कोई तो चाहिए जिसके सर वो अपनी हार का ठीकरा फोड़ सके, और वो है बेचारी ईवीएम। बहरहाल, ये जो चुनावी नतीजे आए हैं, ये परिणाम है बीजेपी के हिंदुत्व की लाइन लेंथ पर वापस लौटने का और अपने कोर वोटरों को विश्वास दिलाने का कि वह अपने सिद्धांतों से हटे नहीं हैं। वहीं इस चुनाव में महाराष्ट्र और यूपी के जो नतीजे आए हैं, उसमें एक बात तो साफ कर दी है कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी का चेहरा बन चुके हैं और देश की जनता अब उन्हें सुनना और जानना चाहती है। और हो न हो, योगी आदित्यनाथ ही जनता के मन में अगले प्रधानमंत्री के रूप में देखे जा रहे हैं। लोगों ने योगी आदित्यनाथ के बटोगे तो कटे हुए के नारे को हाथों हाथ लिया और प्रखर हिंदुत्व की राजनीति को जनता ने स्वीकार कर लिया है। यहाँ एक बात का भी जिक्र होना बहुत जरूरी है कि जब बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ था और उसके बाद जब वहां पर हिंदुओं के साथ अत्याचार, नरसंहार हो रहा था, उसके बाद जो भी चुनावी रैलियां भारत में अलग अलग राज्यों में हुई, उसमें योगी आदित्यनाथ ने बांग्लादेश के उस मुद्दे को उठाया जिसमें
हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा था और वहां से उन्होंने ये नारा दिया कि बटोगे तो कटोगे। और बांग्लादेश के हालात देखकर हिंदुओं को भी ये समझ में आने लगा कि हमारा भविष्य क्या है। जो कुछ भी बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हुआ है वो जघन्य था और इसकी तस्वीरें लगातार सामने आती रहीं और अभी भी आ रही हैं। और बांग्लादेश की इस घटना ने हिंदुओं को, भारत के हिंदुओं को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि खतरा भारत में हमारे आसपास ही मंडरा रहा है। महाराष्ट्र के चुनाव परिणाम ने यह भी साफ कर दिया है कि जनता ने जातिवाद को नकार दिया है और धर्म को, राष्ट्र को सर्वोपरि रखा है। क्योंकि इस चुनाव में जिस तरह से जिहादी मानसिकता पैर पसार रही थी उसने ही हिंदुओं को एकजुट होने पर मजबूर भी किया है। महाराष्ट्र में विकास, मराठा और हिंदुत्व तीनों ने काम किया है और अब भारत की राजनीति में भी जो भारत के मूल धर्म को सबसे ऊपर रखकर राजनीति करेगा वही सत्ता पाएगा। महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज को भगवान की तरह पूजा जाता है। आपको याद ही होगा कि सिंधुदुर्ग में शिवाजी की एक बड़ी विशालकाय प्रतिमा लगी थी, जो प्रतिमा किन्हीं कारणों से गिर गई और इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना को लेकर माफी मांगी। छत्रपति शिवाजी के जो अनुयायी हैं उनसे माफी मांगी और इसका पुनर्निर्माण कराया। मेरा ऐसा मानना है कि इस घटना ने भी महाराष्ट्र के चुनाव पर असर डाला है। वहीं उद्धव ठाकरे, जिन्होंने अपने पिता बाला साहब ठाकरे के कट्टर हिंदुत्व की राजनीति से दूरी बना ली और उनकी छवि को धूमिल भी किया और उन लोगों के पाले में जाके बैठना मंजूर किया जिसकी हमेशा बाला साहब ठाकरे विरोध करते थे। और इसी का नतीजा है कि जनता ने भी उद्धव ठाकरे की शिवसेना से दूरी बना ली और मात्र 20 सीटों पर सिमटा दिया। महाराष्ट्र में अगर बीजेपी की जीत के फैक्टर की बात की जाए तो योगी आदित्यनाथ का चेहरा काम किया है। वहीं आरएसएस, जिसने महाराष्ट्र चुनाव में एड़ी चोटी का जोर लगाया था और परिणाम आपके सामने है। लोकसभा चुनाव में यही आरएसएस और यही बीजेपी के बीच दूरियां बढ़ गई थीं। आरएसएस ने लोकसभा चुनाव में अपना हाथ बिल्कुल सिकोड़ लिया था और भाजपा को 240 सीटों पर सिमटना पड़ गया था। इसके बाद बीजेपी और संघ के बीच जो मंथन हुआ है वहां से चीजें सुधरना शुरू हुई और हरियाणा का चुनाव परिणाम पहला और महाराष्ट्र का ये दूसरा चुनाव परिणाम है जिसने बीजेपी को ये बम्पर जीत दिलाई है। हरियाणा में ये कयास लगाया जा रहा था कि बीजेपी जीत शायद न दर्ज कर पाए, लेकिन बीजेपी ने अच्छी जीत दर्ज की और महाराष्ट्र में भी वही देखने को मिला है कि यहां पर भाजपा ने और संघ ने एक साथ मिलकर जिस तरह से चुनाव में कार्य किया है उसका परिणाम बीजेपी और बीजेपी समर्थित दलों के पक्ष में आया है। महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना के शिंदे गुट के गठबंधन यानी महायुति ने कुल 288 सीटों में से 236 सीट पर जीत हासिल की है। इसमें बीजेपी को 137 सीट, शिवसेना के शिंदे गुट को 58 सीट, राकपा अजीत पवार को 41 सीट मिली हैं। वहीं इंडी अलायंस के एनसीपी को एक, शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट को मात्र 20 सीटें मिली हैं और कांग्रेस को सिर्फ 15 सीट ही मिल पाई है। ये चुनावी परिणाम इस ओर इशारा करता है कि जिहादियों के साथ खड़े होने वालों को महाराष्ट्र की जनता ने नकारा ही नहीं है बल्कि उनकी राजनीति ही खत्म करने का मन बना लिया है। वहीं झारखंड के चुनाव की अगर बात की जाए तो झारखंड में बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़ा है। यहाँ पर झारखंड मुक्ति मोर्चा जो सत्ता में पहले भी थी उसने बहुमत हासिल किया है। झारखंड में जेएमएम यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा को 34 सीट मिली है और बीजेपी को 21 सीट ही मिल सकी है, जबकि कांग्रेस को 16 सीट मिली है। झारखंड के इस चुनाव परिणाम को समझने के लिए यह जानना जरूरी है कि झारखंड अपनी मुक्ति यानी एक अलग राज्य पाने की एक लंबी लड़ाई लड़ चुका है और इस लड़ाई का नायक कोई और नहीं बल्कि हेमंत सोरेन के पिता शिबू सोरेन हुआ करते थे, जो आदिवासी समाज से आते थे। हमारे देश में आदिवासी समाज हो या ग्रामीण अंचलों में रहने वाले लोग
अपने लोगों का साथ जल्दी नहीं छोड़ते हैं। वो उन लोगों के साथ हमेशा खड़े रहते हैं जो उनकी लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। और यहाँ तो बात उस व्यक्ति की है जिनके पिता ने झारखंड को एक अलग राज्य का दर्जा दिलवाया और इसके लिए बड़ी लंबी लड़ाई लड़ी गई। तो फिर उन्हें ये आदिवासी कैसे छोड़ दें? इस बात को शायद बीजेपी अपने भ्रष्टाचार विरोधी और विकासवादी नीतियों के आभा मंडल में भूल गई। इसी बीच हेमंत सोरेन का जेल जाना भी जेएमएम को फायदा पहुंचा गया, क्योंकि जैसे ही हेमंत सोरेन जेल से बाहर आए वो एक हीरो की तरह प्रेजेंट हुए और हेमंत सोरेन ने जेल से बाहर निकलने के बाद खुद के आदिवासी होने का पूरा फायदा उठाया और अपने वोट बैंक को साधने के लिए मोदी के नारे एक हैं तो सेफ हैं का सहारा लिया और अपने रंग में रंग दिया और आदिवासियों के बीच पहुंच गए। और पूरा चुनाव परिणाम आपके सामने है जो पूरा पलट गया है। उम्मीद ये जताई जा रही थी कि झारखंड में बीजेपी अच्छा प्रदर्शन करेगी, सरकार बना लेगी, लेकिन बीजेपी के सारे दावे फुस हो गए। बीजेपी को झारखंड में अभी भी काफी मेहनत करनी है, क्योंकि यहाँ हिंदुत्व और विकास की राजनीति काम नहीं कर पा रही है। बीजेपी को हेमंत सोरेन के सामने उनके बीच का एक ऐसा आदिवासी कर्मठ चेहरा चाहिए जो झारखंड की बात कर सके। एक बात और यहाँ ध्यान देने योग्य है कि असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के तेवर भी झारखंड के लोगों को पसंद नहीं आए। साथ ही झारखंड में जेएमएम और कांग्रेस ने संविधान के खतरे में होने का जो नैरेटिव गढ़ा था उसने भी कार्य किया है, क्योंकि यहाँ पर आरक्षण को लेकर पिछड़ी जातियों और आदिवासियों में डर घर कर गया था। कहीं बीजेपी सत्ता में आती है, उन्हें ऐसा लग गया था कि कहीं बीजेपी सत्ता में आए तो उनके आरक्षण पर कोई आंच ना आ जाए, और इस डर ने झारखंड के लिए सबसे बड़ा खतरा बन रहे घुसपैठिए और जनसांख्यिकी परिवर्तन के मुद्दे को भी पीछे छोड़ दिया, जिसे गंभीरता से नहीं लिया गया तो आने वाला झारखंड का समय पश्चिम बंगाल की तरह हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जमाई टोला का जो जिहाद चल रहा है वह झारखंड के लिए बहुत बड़ा खतरा बन चुका है। खैर, ये तो वो विषय है जिस पर बीजेपी को मंथन करने की आवश्यकता है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी एक हैं तो सेफ हैं का नारा देकर हिंदुत्व को ही साधने, हिंदुत्व की बात करने और हिंदुओं को एकजुट करने के अपने एजेंडे को साफ कर दिया है और भारत को विकसित बनाने, भारत के लोगों को भारतीय रहने, जाति क्षेत्र के आधार पर न बंटने का बोध कराने में जुट गए हैं। वहीं इंडी अलायंस, जिनके मुखिया राहुल गांधी अभी भी कोरे कागज वाला संविधान, लाल रंग का संविधान लेकर लोगों को डराने में जुटे हुए हैं कि बीजेपी आएगी तो संविधान को खत्म कर देगी। जातीय जनगणना कराने का राग अलापने से खुद को किनारे नहीं कर पाए तो जनता ने ही उन्हें राजनीति से किनारे करने का मन बना लिया है। इस चुनाव परिणाम ने महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और शरद पवार की राजनीति को खात्मे के कगार पर ला दिया है, तो वहीं राहुल गांधी को कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा है। जिस तरह से महाराष्ट्र में इंडी गठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर बंदरबाट मची थी और तालमेल नहीं दिखा था, जिसका नुकसान इंडी गठबंधन को महाराष्ट्र में भुगतना पड़ा है। और यहाँ बीजेपी पूरे तालमेल और संतुलन के साथ चुनाव लड़ी तो चुनाव परिणाम बीजेपी के पक्ष में आया। वहीं झारखंड की बात करें तो इंडी गठबंधन ने सारा दारोमदार हेमंत सोरेन के पाले में ही छोड़ दिया था और इसका फायदा इंडी गठबंधन और हेमंत सोरेन को पूरी तरह से मिला और यहाँ बीजेपी इसमें पिछड़ गई। और चलते चलते अंत में बात उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव हुए थे और इस उपचुनाव में 7 सीटों पर भाजपा ने जीत हासिल की है और 2 सीटों पर ही सपा को समझौता करना पड़ा है। अखिलेश यादव ने दावा किया था कि वो 9 की 9 सीट जीतेंगे। चुनाव होने के बाद, चुनाव के दौरान ये भी एक बवाल का रूप या प्रशासन द्वारा चुनाव को प्रभावित करने का एक नैरेटिव बनाना, एक कंफ्यूजन पैदा करने की कोशिश की गई थी, जो कारगर साबित नहीं हुआ। यूपी में 2027 में जो विधानसभा चुनाव होने वाला है उसका भी इस
परिणाम से लेना देना जुड़ गया है। ये कयास लगाया जा रहा है कि 2027 में विधानसभा में भाजपा बम्पर जीत दर्ज करेगी, हासिल करेगी और 2027 में योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की कमान संभालेंगे। भारत के जिन भी राज्यों में 2024 लोकसभा चुनाव के बाद जो भी चुनाव हो रहे हैं, उसमें एक बात तो साफ हो गई है कि भारत की राजनीति में योगी आदित्यनाथ का कद अब उस लेवल पे पहुंच गया है जो केंद्र की राजनीति को प्रभावित कर रहा है। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं जल्द किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।